हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग कपड़े कहाँ खरीदते होंगे? या तो चंदना ब्रदर्स में या फिर आरएस ब्रदर्स में, और या फिर ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन में शॉपिंग करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन पर हाई क्लास के लोगों को डिजाइनर कपड़े पहनने की आदत होती है। उन लोगों के कपड़े डिजाइनर ही सिलेक्ट करते हैं कौन से कपड़े पहनने हैं और कौन से कपड़े उन पर अच्छे लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम है शंकर, जो कि फैशन डिजाइनर है। चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। शंकर एक छोटे से गांव केशव नगर में पैदा हुआ था। शंकर को हमेशा से ही पैसे कमाने की इच्छा थी, इसीलिए उसने पैसे कमाने के लिए फैशन डिजाइनिंग का काम चुना और एक छोटा सा शॉप भी खोल लिया। शंकर का एक सीक्रेट जो किसी को भी पता नहीं था, वो ये था कि शंकर अपने गांव के लोगों से पुराने कपड़े कम पैसे देकर खरीद कर उन्हीं कपड़ों को डिजाइनर कपड़े बनाकर लाखों में बेचता था। एक दिन शंकर कपड़े लेने अपने गाँव आता है। शंकर बेटा, महीने में एक बार आकर यहाँ से पुराने कपड़े लेकर जाते हो। आखिर क्या करते हो तुम इतने सारे कपड़ों का? कुछ नहीं दादाजी, वैसे भी तो छोटे और टाइट हो गए हैं कपड़े। वो सब आप लोगों से कम पैसों में खरीद लेता हूँ और शहर में अनाथ बच्चों को दे देता हूँ। वो सब उनके माता पिता नहीं होते हैं ना, इसलिए। अच्छा, तो तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो शहर में। तुम्हें जब चाहे कपड़े ले जाना आकर। ठीक है दादाजी। शंकर को रास्ते में दूसरा आदमी दिखाई देता है। अरे शंकर बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ दादाजी, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम जरा यहाँ तो बताओ कि शहर में ऐसा कैसा कौन सा काम कर रहे हो जो तुम इतने सारे रुपए कमा रहे हो? मुझे भी बताओ, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। दादाजी जरूर, पर अभी मैं काम से शहर जा रहा हूँ ना, और समय मिलने पर बताऊंगा। शंकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह शंकर गांव के लोगों को ये नहीं बताता कि वो शहर में कौन सा काम कर रहा है। गांव में से कपड़े ले जाकर शहर में ज्यादा पैसों में बेच रहा था। शहर में शंकर के पास एक फैक्ट्री थी जिसमें शंकर पुराने कपड़ों को लाकर उनमें थोड़े से बदलाव करके सेलिब्रिटी लोगों को बेच देता था। इस बात के बारे में सिर्फ शंकर और उसके असिस्टेंट को ही पता था। एक दिन शंकर अपने कपड़े एक बड़े हीरो के पास लेकर जाता है। उन कपड़ों को देखकर हीरो बोला, अरे वाह, इन कपड़ों की क्वालिटी कितनी अच्छी है। मुझे बहुत पसंद आए ये कपड़े। मैंने ऐसे कपड़े अपनी लाइफ में नहीं देखे। हीरो इन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और दूसरी तरफ शंकर और उसका असिस्टेंट दोनों हीरो को मन में चिढ़ा रहे थे। हाँ सर, इस क्लॉथ को हम लोगों ने फ्रांस से इंपोर्ट करवाया है। मेरे ख्याल से आपने ऐसा क्लॉथ कहीं नहीं देखा। हमारे गांव की अलावा और कहीं नहीं मिलता। सच में ये क्लॉथ बहुत अच्छा है। इसका कॉस्ट क्या है? जस्ट 10,000 रुपीज। बस इतना ही बहुत कम है ना? मेरी अगली फिल्म के सारे कपड़े तुम ही बनाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है सर, ये लीजिए शर्ट। देखा असिस्टेंट, मैंने 10 रुपए के शर्ट को 10,000 रुपए में कैसे बेचा? देखा ना मेरा दिमाग? सीखो मुझे देखकर। हाँ बिल्कुल सर। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनका दिमाग बस कमाने में लगा रहता है। वो लोग ये नहीं सोचते कि कहाँ, कैसे और क्यों, कितने पैसे खर्च करना चाहिए। सच में सर। शंकर और असिस्टेंट दोनों मिलकर दूसरे हीरो को शर्ट बेचने के लिए निकलते हैं। शंकर के कपड़े हीरो को बहुत पसंद आते हैं। हीरो अपनी फिल्म में दूसरे स्टार्स के लिए भी शंकर के पास से ही कपड़े खरीद लेता है। एक दिन हीरो और उसकी टीम शूटिंग के लिए शंकर के गांव केशव नगर में जाते हैं। ये सब शंकर को पता नहीं था। सभी लोगों ने शंकर द्वारा दिए गए कॉस्ट्यूम्स पहन रखे थे। शूटिंग की बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे सीनू, अपने गांव में ब्रेकिंग स्टार भारत आ रहा है। हाँ राजू, कुछ भी करके अब तो उनके साथ 10 से 15 फोटो तो खींचने ही होंगे। तुम्हें वो हीरो बहुत पसंद है ना? एक फिल्म क्यों नहीं बना लेते उनके साथ? ऐसे क्यों बोल रहे हो राजू? नहीं तो क्या, वो एक बहुत बड़े हीरो है।
उनके चारों तरफ बॉक्सर, बॉडीगार्ड और बहुत सारे लोग होंगे। फोटो खींचना तो दूर, तुम उन्हें देख भी पाओगे या नहीं कह नहीं सकते। ठीक है, हम लोग तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दोनों दोस्त मिलकर शूटिंग देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग थे। शूटिंग टीम, पुलिस वाले, हीरो के बॉडीगार्ड, सभी लोग थे। इन सब लोगों के बीच में हीरो की एंट्री होती है। हीरो और उसकी टीम के कपड़ों को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। अरे जीनू, जरा देखो तो, उस हीरो का शर्ट तो बिल्कुल मेरे पुराने शर्ट की प्रिंट से मिलता है। हाँ हाँ, तुम अपने शर्ट को छोड़ो। बूढ़ा आदमी खड़ा है, उसका मास्क तो मेरे ट्रायल से बनाया लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है ना? फिर भी तुमने मेरा ड्राइवर कर देखा। तुम्हारा घर मेरे घर के सामने ही तो है। जब तुमने सुखाया था तब देखा था मैंने। चलो जाकर पूछते हैं कि अपने कपड़े इन लोगों के पास कहाँ से आए। हाँ हाँ, चलो पूछते हैं। सभी गांव वाले मिलकर हीरो के पास जाते हैं और उसके कपड़ों के बारे में पूछताछ करते हैं। हीरो के बताने पर उन्हें पता चलता है कि उन कपड़ों का डिजाइनर शंकर है। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि शंकर इतने दिनों तक उनसे कपड़े कम रुपए में खरीदकर लाखों रुपए में शहर में बेच रहा था। हाँ, आप सब लोगों से पुराने कपड़े कम रुपयों में खरीद कर मैंने शहर में उन्हीं कपड़ों से लाखों रुपये कमाए। मुझे माफ कर दीजिए आप सब लोग। क्या तुमने अपने गांव वालों के पुराने कपड़ों से मेरे लिए डिजाइनर कपड़े बनाए? तुम सब तो ठीक हो, पर मुझे क्यों बेवकूफ बनाया तुमने? हीरो ने अपने बॉडीगार्ड बेचकर शंकर की खूब पिटाई करवाई। सूर्या अपने बीवी के साथ बहादुरपुर में रहता था और वहां पर उसका एक पंचर बनाने का दुकान था। पर उस दुकान से उसका आमदनी काफी कम था और इसलिए वो काफी गरीब भी थे। आज भी दलिया ही बनाया है जी। अरे आज भी दलिया? चलो कोई नहीं, खिला दो। बैठिए, मैं परोस देती हूँ। अच्छा, क्या तुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या है जी? अच्छा सुन, मैं ना एक पिज्जा कॉर्नर लगाना चाहता हूँ। उस पे तरह तरह के पिज्जा मिलेंगे। एक ना एक दिन आपका हर ख्वाब पूरा होगा। फिर दोनों खाते खाते बातचीत करने लगे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ खाने को हो तो दो ना बेटा। हमारे पास तो खुद के खाने के लिए ही कुछ नहीं बचा, अब उन्हें क्या खिलाएंगे? अच्छा सुनो ना, जो भी है तीनों मिलकर मिल बांट के खा लेंगे। तो फिर ठीक है, ये लीजिए, ये जाकर उस स्वामी जी को दे आइए। ये कहकर उसने एक कटोरी में दलिया डाली और सूर्या को दे दिया। स्वामी जी, ये लीजिए, जो बचा था वही दे पा रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दूसरे दिन जब सूर्या नींद से जागा, उसे अपने आंगन में कुछ पड़ा हुआ दिखा। अरे ओ सुजाता, जरा इधर तो आ, देख तो ये क्या है इधर आंगन में। देखने में तो ये पिज्जा ओवन लगता है। हाँ, पर आसपास तो कोई है नहीं। खैर जो भी हो, चल अंदर ले चलते हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और इसे हमारे लिए भेज दिया। पर इसमें पिज्जा कैसे बनाए? हमारे पास पिज्जा बनाने का सामान भी नहीं है। अरे तू रहने दे, मुझे तो चीज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी चिकन पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है। इस तरह दोनों अपने मनचाहे पिज्जाओं के बारे में बात कर रहे थे। इतने में उस पिज्जा ओवन का दरवाजा खुला और उसमें से दो गरम गरम पिज्जा निकल आए। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। हमने पिज्जा के बारे में अभी सोचा ही था और इसमें से पिज्जा निकल आए। हाँ, ये तो कोई मायावी पिज्जा ओवन लग रहा है। हाँ, ये हमारे खाने के हर इच्छा को पूरी कर रहा है। हाँ हाँ, चल गरम गरम पिज्जा खाते हैं, बाद में इससे कुछ और पिज्जा मांग लेंगे। उस दिन सूर्या और सुजाता ने अपने मनपसंद पिज्जा पेट भर के खाए। मुझे फार्म हाउस पिज्जा, चिकन सलामी और वेज स्पेशल चाहिए। मुझे ना तंदूरी पनीर पिज्जा, चिकन टिक्का पिज्जा और मार्गरीटा पिज्जा चाहिए। अरे वाह, सारे एक साथ आ गए। भाई, मेरा तो पिज्जा खा खा के पेट एकदम भर गया है। हाँ जी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अच्छा सुनो, मुझे एक शक हो रहा है। हम इस तरह रोज पिज्जा खाते रहेंगे तो हमारा सेहत बिगड़ जाएगा। सही कहा, गोलमटोल मोटे हो जाएंगे। हाँ, अच्छा हम एक काम क्यों नहीं करते, घर पर ही पिज्जा का स्टॉल क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, अब हमारे अच्छे दिन आ गए।
मगर हमारे घर में इतने सारे लोगों की बैठने की जगह नहीं है। लोग कहाँ बैठकर खाएंगे? धत, हम टेक अवे पिज्जा कॉर्नर खोलेंगे। मनचाहे पिज्जा ऑर्डर करो और अपने घर ले जाके खाओ। बढ़िया आइडिया है। ये पिज्जा तो फटाफट पिज्जा बना देती है। इसी तरह हर रोज हमें कुछ गरीबों में भी पिज्जा बांटनी चाहिए। ये विचार बहुत अच्छा है। हमारी ही तरह कई लोगों ने एक बार भी पिज्जा नहीं खाया होगा। उन सबको पिज्जा खिलाकर हमें बहुत पुण्य मिलेगा। दूसरे ही दिन से उन दोनों ने टेक अवे पिज्जा कॉर्नर खोल दिया। पिज्जा का स्वाद और कुछ ही दिनों में सूर्या का पिज्जा कॉर्नर बड़ा फेमस हो गया। भाई, एक चिकन पेपरोनी और एक पनीर बारबेक्यू पिज्जा देना। भाई, मुझे एक चीज पिज्जा चाहिए फटाफट। हाँ हाँ, दे रहा हूँ सर। इस तरह सूर्या के पिज्जा कॉर्नर पर हर वक्त भीड़ लगा रहता था और जिस तरह उन्होंने सोचा था, हर रोज अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम जाके वहाँ के लोगों को वो मुफ्त में पिज्जा खिलाते थे। से एक पुराना मास्क लेकर आती है। उस मास्क पर काफी जंग भी लगा हुआ था। उसे देखकर विमला बोली, ये क्या सासू माँ, इस मास्क पर तो जंग लगा है, जैसे लोहे पे जंग लगता है। ये कौन सा मास्क है? उसने कहा। तब सास बोली, ये मैजिकल मास्क है। इसे पहनोगी तो किसी भी तरह का वायरस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, लेकिन इस पर ये जंग क्यों लगा हुआ है सासू माँ? अच्छा, वो